नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस इस फाइट में ज्यादा पास नजर नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उन सीट्स पर बीजेपी को क्या कुछ हासिल होगा। अगर कहीं इन सीटों पर बीजेपी कुछ कमाल नहीं कर पाती है तो उसके लिए सत्ता पाना मुश्किल सा लगता है। लेकिन आज का सवाल है, देश का चुनाव हो या राज्य का चुनाव, हर चुनाव में एम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। चुनाव जीतने में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि कांग्रेस इस फाइट में ज्यादा पास नजर नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। दिल्ली के चुनाव को देखते हुए सवाल उठता है कि मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर बीजेपी को क्या फायदा होगा। बीजेपी अगर मुस्लिम सीटों पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाती तो बीजेपी के लिए सत्ता में मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव और भी कठिन हो सकता है, क्योंकि इन चुनाव में AIMIM भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और MIM ये एक ऐसे दल हैं जिनका व्यवहार गिद्ध की तरह है, खास करके मुस्लिम वोटों लेकर। वो मुस्लिम वोटों को इनमें होड़ लगी हुई है कि वो कितना ज़्यादा नोच सकते हैं, इसलिए वो पोलराइज्ड ध्रुवीकरण की बात करते हैं। वो ऐसे कैंडिडेट चूज करते हैं जिस कैंडिडेट के सहारे वो धार्मिक आधार की राजनीति के अंदर लाए। जैसे MIM ने एक शाहीन बाग के दंगे में इन्वॉल्व जो शख्स है उसको कैंडिडेट बनाया है, और जो दिल्ली दंगे का मुख्य अपराधी है ताहिर हुसैन, उसको बनाया है। तो ये हमेशा से इनके राजनीतिक का केंद्र बिंदु मुस्लिम वोट रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक मंत्र है, विकास का मंत्र। 140 करोड़ लोगों के लिए किस तरीके से विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है। सबको साथ लेके चलती है, सौहार्द की बात करती है, भाईचारा की बात करती है। और दिल्ली के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुस्लिम वोटर कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक साबित होते हैं। उनकी एकजुटता हमेशा से दिल्ली चुनाव परिणाम पर असर डालती है। दिल्ली में लगभग 21 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। दिल्ली में 10 से 12 मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। इन 10-12 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 12 सीटों में से दुबाबरपुर और करावल नगर ही सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी वो दिल्ली में सरकार बनाने में विफल रही थी। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य छोटे दलों को समर्थन देते रहे हैं। मुस्लिम मतदाता बीजेपी के कोर वोटर नहीं माने जाते हैं। जब से दिल्ली में बीजेपी का चुनावी प्रदर्शन बढ़ा है, मुस्लिम समुदाय की वोटिंग पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है। दिल्ली चुनाव में आप कांग्रेस और अन्य मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जा रही है। आप और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में मुस्लिम समुदाय के हितों का ध्यान रखने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी अक्सर दावा करती है कि उसने मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। अब आने वाले चुनाव में देखना ये होगा कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर आप या कांग्रेस किसका साथ देते हैं। इस बार दिल्ली में AIMIM भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में AIMIM आप और कांग्रेस के वोट शेयर में सेंध लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो दिल्ली में उन्हें विधानसभा चुनाव और इन चुनावों में एम फैक्टर कितना ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं।
स्वागत कर लेते हैं देव मोहन सिंह का। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हरनाम सिंह जुड़े हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। हाजी नाजिम खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। दिनेश सिंह गेट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुक एक बार कर लेती हूँ रुद्र प्रताप सिंह जी का। रुद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इन चुनावों में? क्या वाकई में इन चुनावों में, दिल्ली के चुनावों में एम फैक्टर जो है वो हावी होता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, एम फैक्टर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि जो एम फैक्टर होता है वो गैर, आप मान लीजिए भाजपा का वोटर माना जाता है एक तरह से। हमेशा कहीं पूरे देश में जब चुनाव होता है तो इस चीज़ को मान के आप चलिए कि ये वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, ये क्लियर से चीज़ है। तो बीजेपी वर्सेज अदर की बात होती है। अब यहाँ दो पार्टी आपस में लड़ रही हैं कि कांग्रेस उस वोटर को अपनी तरफ ले आ पाती है या आम आदमी पार्टी ले आ पाती है। अब जो इसमें ज़्यादा सफल हो पाता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कहीं न कहीं ये वोटर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ गए थे। लेकिन अब बात हो रही है, जब यहाँ के विधानसभा की बात होगी तो अब वो वोटर किसके साथ जा रहा है? कारण क्या है कि जितने गैर भाजपा बीजेपी की जो पार्टियां हैं उनका एक तरह से माना जाता है कि परंपरागत वोट हैं, जो 18-20% की बात चल रही है। जो एक तरह से आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव भी बन गया है 80 वर्सेस 20 की बात। तो ये 20% को तो बीजेपी अपने साथ काउंट भी नहीं करती, उनकी तो लड़ाई 80 पर ही आकर रह गई है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए ये समस्या है कि ये 20% को कौन अपने साथ साध पाता है। अब उसमें आपने देखा होगा कि जैसे AIM की जो एंट्री है वो भी एक समस्या खड़ी करती है कि वो उन वोटरों को किस तरह से अपने साथ लेती है। क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र चुनाव हुए हैं, AIM ने उसमें भी नुकसान पहुंचाया है। दूसरे आपने देखा होगा कि बिहार के जब चुनाव हो रहे थे तो बिहार के चुनाव में भी उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने में काफ़ी ज़्यादा सफलता पाई थी और उसके ही परिणाम आपने देखा होगा कि वहाँ मतलब बीजेपी और की ही सरकार एक तरह से बनी। ये सवाल यहाँ दिल्ली में भी उठ रहा है और बीजेपी की कोशिश ये है कि इसका जो असर हो वो 80% पे हो। 80% जो वोटर का जो ध्रुवीकरण हो, अगर उसके साथ हो जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत सफलता की बात होती है। क्योंकि बार बार जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के चुनाव में भी बटेंगे कटेंगे की बात आ गई, तो यही सवाल होता है कि 20 वर्सेस 80, अगर 80 के ऊपर बीजेपी अपना दावा पेश करने में जो सफल होती है, जो इस बात को दिखाने में साबित होती है कि ये जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ नहीं है और यहाँ कहीं ना कहीं बात आती है हिंदुत्व पे, जो कोर हिंदुत्व की बात होती है। अब तक भी वैसे दिल्ली में ये मुद्दा कभी हावी नहीं रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में कभी हावी रहा, लेकिन अगर इस चुनाव में बीजेपी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी का वोट परसेंट बहुत ज़्यादा कम नहीं है आम आदमी पार्टी से, 36% वोट परसेंटेज है बीजेपी का। अगर उसमें वो 6-7-8% भी अगर आप कर लेती है और कांग्रेस कहीं वोट काटने में सफल होती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत होगी। और इस बार उसकी जो संभावना है इसी तरह से वो काम कर रही हैं कि इस तरह से अगर कांग्रेस अपने वोट परसेंट को बढ़ाती है और बीजेपी जो ये हिंदुत्व के वोट की बात करी जाती है इस आधार पर अपने वोट को बढ़ाने में सफल होती है, तो इस बार उसको सत्ता के करीब आने की ये उसकी कोशिश है और इसी को लेकर के पूरा ध्रुवीकरण हो रहा है। और ये देखने वाली बात है कि ये चुनाव में किस तरफ जाता है, जबकि ये जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि ये वोटर उन्हीं के साथ जाता है जो बीजेपी को चुनाव में हराने में ज्यादा सक्षम दिखाई देता है। तो ये ट्रेंड जो रहा है, अगर वो काम करता है तो ये वोटर आम आदमी के साथ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सिंपैथी है, बहुत समय से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। अगर कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर पाती है या AIM कर पाती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुसीबत का सबक बन सकता है इस चुनाव। नाजिम साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम वोटर्स किस तरफ आकर्षित हुए नजर आते हैं? रणनीति तो जाहिर है बन गई होगी अब तक। हाँ देखिए, बिल्कुल आपके सवाल बहुत वाजिब भी है। देखिए, मुझे अबुल कलाम आजाद साहब की उस सुनहरी बातें याद आती है जो ये कहा करते थे। उन्होंने कहा कि ए भारत के मुसलमानों, भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना आप लोगों के नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है, बिना मुसलमान के तो राजनीति नहीं हो सकती। और जिस तरीके से चुनावी माहौल है दिल्ली के अंदर, तो यहाँ देखिए मुस्लिम मतदाता बिल्कुल इम्पैक्ट डालते हैं हर किसी पर। देखिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, AIM को भी चाहिए और मुस्लिम पार्टियां पीस पार्टी को भी चाहिए। देखिए, सबको वोट चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम वोट है तो सब इन बड़ी पार्टी को चाहिए, लेकिन मुसलमानों का भी इन सब भागीदारी बनाने की कोशिश नहीं करिए। बीजेपी, कांग्रेस
आम आदमी पार्टी का भी इन्होंने मुसलमानों को भागीदारी की कोशिश करी, नहीं करी। लेकिन ये सिर्फ इनको पता है कि मुस्लिम वोट ले लेंगे, मुसलमानों के कंधे पे हाथ रख लेंगे और कह देंगे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन मुसलमानों के जो अहम मुद्दे हैं, अहम मुद्दों पे कभी बातें नहीं होती। अब मुसलमान के लिए कभी भी इन्होंने कुछ नहीं करा। अगर ये करना चाहते तो 10 साल मुकम्मल हो गए हैं अब आम आदमी पार्टी को, तो चाहते तो ये मुसलमानों को भी भागीदारी दे सकते थे, मुसलमानों को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन ये कहते हैं कि हमने अमानुल्लाह खान साहब को अपनी पार्टी में वक्त छोड़ के वो दे रखा। देखिए आपने कर रखा है तो कह रहे कि आपका फिक्री है, लेकिन आपने मुस्लिम क़यादत को भी भागीदारी देने की कोशिश करी, नहीं करी। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। अब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम शायद एकजुट नहीं होंगे और वोट जो है खूब बटेगा। देव मोहन सिंह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुस्लिम्स क्या, आप पिछले 10 साल में हमने देखा जब इससे पहले चुनाव हुए, मुस्लिम्स कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जो है नजर आए हैं कांग्रेस के बजाय। इन चुनावों में आप क्या उम्मीद करें? क्योंकि बात तो आपने भगवा की भी कर डाली है, जिस तरह से पुजारियों को पैसा देने की बात हुई है और ग्रंथियों को पैसा देने की बात हुई, यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, अब भगवाओं का भी, मतलब भगवा भी कहीं ना कहीं फैक्टर जो है यूज करना पड़ेगा। देखिए, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए काम करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। हमने शिक्षा का स्तर बेहतर किया तो सिर्फ किसी हिंदू के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं, सिख के लिए, सबके बच्चों के लिए अच्छा किया। अस्पताल ठीक किए तो सबके लिए ठीक किए। अब हम जब ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हर महिला को सम्मान राशि देने का काम करेंगे 2100 रुपये, हम हर बुजुर्ग के लिए संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली दोनों पार्टियां डरी हुई इसीलिए कि हम हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम करने वाली पार्टियां, और हर जगह से दिल्ली में हमें वोट मिलता है, इसीलिए तो हम जीतते हैं। और 50% से ज्यादा 54% के आसपास हम लोग वोट शेयर है हमारा। हम वो लेके कैसे आ पाते? क्योंकि हर जाति, हर धर्म से हमें वोट मिलता है। अब दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस को वोट करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, क्योंकि कांग्रेस अपने वोटों को, मतलब आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ इनके साथ। महाराष्ट्र में इनके पास एक और महारत हासिल है कि आप, पूरी दुनिया सोच रही होगी कि कांग्रेस जीत रही है, इस चुनाव को जीत रही है, वो दुनिया को गलत साबित कर देती है और हार के निकल के आते हैं साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। लोगों की सेवा करने की राजनीति देश में कोई ला सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। शिक्षा का स्तर सुधारने का काम कोई करता है तो ये दिल्ली की जनता जानती है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली के हर कोने से, हर वर्ग से, हर जाति से, हर धर्म से वोट झाड़ू को पड़ेगा 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को आप ये रिजल्ट देख पाएंगे। रत्नाकर जी, वो 20% का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिस मुस्लिम फैक्टर की बात की जा रही है, क्या वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? देखिए, मैं सारे पैनलिस्टों की बात सुन रहा था और सब लोग कंसर्न्ड है मुसलमानों का वोट हासिल करने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे MIM पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये सारे लोग जो है मुसलमान के वोट हासिल किए जाए, इसके लिए ये तमाम तरह के जो है वो वादे और सबूते जो है यहाँ पे पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से विकास की और विरासत की राजनीति की। आज भी हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम विकास कैसे करेंगे उस मुद्दे के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और देश में किस तरह से अन्य राज्यों में हमने विकास किया, देश का विकास किया है, उसी के तर्ज पे हम दिल्ली का विकास करेंगे, इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इनको ना विकास करना है, ना विरासत की राजनीति करनी है। इनको तो जाति की राजनीति करनी है, वोट की राजनीति करनी है। अब आप बताइए, MIM पार्टी जो है दंगाइयों को टिकट दे रही है। आप देख लीजिए, दिल्ली के दंगाइयों को टिकट दे रही है और शाहीन बाग के दंगाइयों को टिकट दे रही है। आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जो है वह उस अफजल गुरु को बचाने के लिए उस NGO का सपोर्ट कर रही थी जो यह मांग कर रही थी कि अफजल गुरु की फांसी को रद्द कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तबके को का सहानुभूति हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी भी वही करती है, वोट जिहाद की राजनीति करती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से 10% उलेमा संगठनों की मांग थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया महाविकास आघाड़ी गठबंधन के द्वारा
कि हम 10% आरक्षण देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी मांग को, किसी भी वोट की राजनीति को सिरे से दरकिनार करती है और वह विकास की बात करती है। आज देख लीजिए दिल्ली में किस तरह से रोहिंग्या का मुद्दा जो है, जो डिबेट का मुद्दा था, उस पर भी आना चाहूंगा मैं। किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी वोटर बना करके और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करके और वोट हासिल करने का काम जो है इन्हीं पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। रत्नाकर जी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है नेशनल सिक्योरिटी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, केंद्र में आपकी सरकार है, रोहिंग्या अंदर आए कैसे? अब आ गए हैं और अब दिल्ली में चुनाव है तो अब अचानक एकाएक मसला भी सामने आ गया है। जी हाँ, मैं पूरी बात कह लेता हूँ रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में, आसाम में, दिल्ली में, मुंबई में, झारखंड में, इन राज्यों में कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। और ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से नहीं, ये कई सालों से ऐसा हो रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान उस बांग्लादेश के बॉर्डर में जो 4000 किलोमीटर के करीब है, बांग्लादेश का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर जो जुड़ा हुआ है, उसमें ये जंगल के रास्ते और पानी के रास्ते, जहाँ पे फेंसिंग नहीं हुई है, जहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था उतनी दुरुस्त अभी तक नहीं हो पाई है, उस रास्ते से ये जो है उनको अंदर देश में लाते हैं और फर्जी तरीके से उसका जो है वोटर आईडी बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, आधार। कौन बनाते हैं सर? कौन बना रहे हैं? कौन कर रहे हैं बताइए? ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं और इनका वरद हस्त हासिल है, जिनको ये वोट जिनको देते हैं। पता है ये कांग्रेस पार्टी करवा रही है, आम आदमी पार्टी करवा रही है, एमआईएम पार्टी करवा रही है, इनको ही कांग्रेस पार्टी। नेशनल सिक्योरिटी आपके जिम्मे सर, ये कांग्रेस पार्टी करा रही है, आम आदमी पार्टी करा रही है। प्रज्वल रेवन्ना, एक बार हरनाम सिंह जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुनिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात आपने किया। आज देखिए किस तरह से दिल्ली में हमने स्पेशल एक टीम गठित किया है, जिसमें हर उस रोहिंग्या मुसलमानों का राशन कार्ड, आधार कार्ड जो फर्जी तरीके से बनाया गया, उनको खोजा जा रहा है और उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में भी भेजा जा रहा है और रिपोर्ट भी किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे शासन है और सरकार है, वो लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। पूछिए इनके राज्यों में कितने लोगों को डिटेंशन किया गया, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया। ठीक है सर, हमने किया है। ठीक है, एक बार हरनाम जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं सर, आगे बढ़ेंगे। मैं दोबारा आ रही हूँ सर आपके पास, मैं आ रही हूँ। हरनाम जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक बार, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। इनसे इन्वेस्टिगेट करे तो ये बता देंगे कहाँ से रोहिंग्या आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ब्रेक का टाइम हो जाएगा। हरनाम जी फटाफट से। देखिए, मुझे तो अभी तक हैरानी हो रही थी कि अभी तक रोहिंग्या, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद और ये सब मीट, बीफ, ये सब अभी तक क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में कोई मुद्दा तो है नहीं, वो इन्हीं मुद्दों पर हर चुनाव में इसी मुद्दों को लेकर आते हैं। हर चुनाव में रोहिंग्या आएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा, हिंदू मुस्लिम आएगा, मंदिर मस्जिद आएगा, बीफ आएगा। अरे भैया, विकास की बात करो। 10 साल से आपके साथ सांसद है दिल्ली में, आपकी केंद्र में सरकार है, आपने दिल्ली के लिए क्या किया? महंगाई कम की, बेरोजगारी 2-2 करोड़ नौकरियां देने का काम किया? ये दिल्ली की जनता पूछना चाहती है। दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को आपने क्या सुविधाएं दी? दूसरी बात, आज जो आम आदमी पार्टी दम भर रही है मुसलमानों के वोट लेने का, या मुसलमानों ने इनको 10 साल वोट भी दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे सबको बताना चाहता हूं कि जब सीए और एनआरसी की बात आई तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, आम आदमी पार्टी दिल में दुबक कर बैठ गई थी। जब दिल्ली में दंगे हुए तो इनके मुंह में दही जम गई थी। जब कोरोना में मौलाना साद को और मरकज को ये कोरोना का वो बता रहे थे कि कोरोना इनकी वजह से ये मुसलमानों को ध्यान रखना पड़ेगा। सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दिनेश जी की भी ले लेते हैं। जी, मौलाना को सबसे कम सैलरी और वो भी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। मुसलमानों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात आ गई। सर, दिनेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो जाएगा नहीं तो। दिनेश जी। जी, आप सभी को प्रणाम मोनिका जी। देखिए, मैंने सभी वक्ताओं को सुना, सबने अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी बातचीत रखी। मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन करना चाहूंगा इस चीज को। दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। अभी सुन पा रही हैं? जी जी, सुन पा रही हूँ। जी, आप सभी को प्रणाम मोनिका जी। देखिए, मैंने सभी वक्ताओं को सुना और अपने तरीके से बेहतरीन सबने अपनी बातचीत रखी। तो मैं थोड़ा इसमें देखिए एडिशन करना चाहूंगा कि जैसे रोहिंग्या जो है, तो वो एक तरह से क्या है कि ज्यादातर इनकी जो मतलब संख्या जो थी वो बर्मा के मतलब म्यांमार में हुआ करती थी, और वो बांग्लादेश से पलायन करके और वहां जाके बस गए थे। बाद में 1982 में उन्होंने एक तरह से उनको एक तरह से मान के चलें कि इलीगल जो माइग्रेंट्स है वो घोषित कर दिया। उसके बाद क्या था कि पलायन मतलब 1980 और 90 के दशक में जी। और बहुत भारी तादाद में नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बांग्लादेश की तरफ से होते हुए, और जो पोरस बॉर्डर्स थे वहाँ पर, और कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि मतलब म्यांमार से देखा जाए तो अभी भी जो बॉर्डर है तो हमारे एक तरह से फ्रेंडली उनके साथ में मतलब आना जाना है तरीके से, और पैदल चल के लोग निकल जाते हैं।
लेकिन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मतलब ये जैसे रोहिंग्या जो थे तो 1980 और 90 के दशक में एक तरह से मान के चले आए, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी आपको। और उसके बाद में लेकर के उन लोगों ने कोई ऐसा कुछ खास एक्शन नहीं लिया, रीज़न भी नहीं था, क्योंकि जैसे कि मतलब एक तरह से मान के चले कि मुस्लिम जो हो गए वो इनको एक तरह से अपने कोर वोटर लगते थे, और उनको लेकर के फिर है कि मतलब अपने तरीके से इलीगल तरीके से बसा दिया, और बसा के और जिस तरीके जैसे कि उनको जैसे कि मतलब सिटीजनशिप देने का काम करने का काम नहीं किया, कहीं ना कहीं अपना फुटकार के बैठे रहे, और जैसे कि मतलब टेम्पररी आईडीज दे करके और अपना बता। यानी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये मसला सिर्फ क्योंकि चुनाव है इसीलिए ज्यादा लाइमलाइट में नजर आ रहा है? नहीं, देखिए इसके साथ में चीज़ें मैं थोड़ी और एडिशन करना चाहूँगा कि देखिए इसमें चीज़ें लाइमलाइट तो चीज़ें ही हैं, लेकिन एक जैसे कि अभी जैसे कि सत्ता पक्ष जो भी होता है, चाहे दिल्ली में जो सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी है और केंद्र में भाजपा है, तो दोनों तरफ सत्ता पक्ष जो होता है तो उसकी तरफ देखिए सारे पॉइंट जो होते हैं या सारे प्रश्न जो है उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो देना मतलब जैसे इस तरह के जवाब देना दोनों ही मतलब पक्षों को देना बनता है, लेकिन जैसे दिल्ली में जो आम आदमी सरकार है तो उन लोगों ने अपने तरीके से कौन से वर्ग के लिए क्या 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 वो समझ नहीं आ पा रही मुझे, क्योंकि इन्होंने सर अभी जैसे कि जो चुनाव है तो सर अपने आप को बचाने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट के तमाम सदस्य जो हैं वो ज़्यादातर उनमें से अभी इस टाइम पे बेल पर हैं, तो अपने तरीके से अपने आप को बचाते हुए अपनी सफाई देते हुए या फिर जैसे कुछ ना कुछ जैसे प्रलोभन देने की जैसे बातचीत है उसको करते हुए नजर आते हैं। किसी भी तरह के जो मतलब के प्रमुख जो मुद्दे हैं दिल्ली के उनको उठाने का काम कुछ कांग्रेस ने जरूर किया और जैसे उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भाजपा ने जरूर किया, लेकिन अपने तरीके से जनता के मुद्दे जो हैं उनको लेकर। ठीक है, मैं लौटू आप सभी के पास, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चर्चा लगातार जारी है, चुकी होने है दिल्ली में विधानसभा चुनाव, और चुनाव से पहले एम फैक्टर कितना ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों का मसला कितना हावी है, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हाजी नाज़म साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए, मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ फिर। हाँ मोनिका जी, देखिए इस तरीके से बांग्लादेश के घुसपैठियों का जिक्र होता है, रोहिंग्या का जिक्र होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जाता है इसी बात को लेकर, और उनसे ये भी कहा जाता है कि भाई आप बांग्लादेशी तो नहीं है, घुसपैठिया तो नहीं है, रोहिंग्या तो नहीं। इस तरीके का माहौल दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये 2014 से 2024 के बीच में कितने घुसपैठिया भारत के अंदर आए, ये भाजपा के पास आंकड़ा तो होगा, आंकड़ा है तो उनको बाहर सार्वजनिक करके उन लोगों को बाहर कीजिए। कोई भी घुसपैठिया हमारे भारत देश के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन उन घुसपैठियों के नाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारत के मुसलमान और दिल्ली के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, मुसलमानों की आइडेंटिटी पूछी जाएगी, तो ये गलत है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ मोनिका जी, ये बार बार घुसपैठियों का जिक्र करते, एक पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी अनलीगल तरीके से, उसको तो ये पाकिस्तान वापसी भेज नहीं पाए, तो घुसपैठियों को कैसे जस्टिफाई कर रहे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये लोग कि हाँ देखिए ये घुसपैठिया। मैं ये कह रहा हूँ कि घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें हो रही है, लेकिन भारत का मुसलमान और दिल्ली का मुसलमान बिल्कुल समझदार है, वो एकजुट है, और एकजुट होकर उसने फैसला ये कर लिया है कि देखिए किस पार्टी को वो वोट देगा ये लास्ट टाइम पे बता देगा, लेकिन इस बार जो होगा, जो मुस्लिम हितों की बात करेगा, जो मुसलमानों की सुरक्षा की बात करेगा, मुसलमानों के मुद्दे की बात करेगा, दिल्ली का मुसलमान उस पार्टी को वोट करेगा, उससे ही सपोर्ट करेगा। ये चीज है मोनिका चीज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी और घुसपैठियों के नाम पर मुस्लिम समाज को टारगेट करना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि हम लोग ये भारतीय, हम बाई चॉइस वाले हैं, डिफॉल्ट वाले नहीं है। जो डिफॉल्ट वाले वही बाई चॉइस वालों पर हमेशा एक एलिगेशन लगाते रहते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करें। मोनिका जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, घुसपैठियों के नाम पर भारत के मुसलमानों को प्रताड़ित करने की। कौन प्रताड़ित कर रहा है? आपने अपनी थोड़ी देर में आपने कई दफा इस बात का जिक्र कर लिया कि भारत के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित कौन कर रहा है? हाँ देखिए मोनिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली क्षेत्र के अंदर देखिए अभी चुनावी माहौल है, मुस्लिम क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये पूछने वाले कुछ अराजक तत्व हैं जो वहां पर घूम रहे हैं, बार बार पूछते हैं कि ये मुसलमानों के घर है, कहीं ये घुसपैठिया तो नहीं है। इस तरीके का माहौल हर माहौल क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी इस चीज के पे नजर रखनी चाहिए कि देखिए मुसलमानों को इस तरीके से यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो अराजकता तो कहाँ पर है, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मुसलमान है वो घुसपैठिया। तो मोनिका जी ये बड़ा गंभीर मामला है, तो मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, जबकि मुसलमान इसी मुल्क है और इसी मुल्क में जिंदा है, इसी मुल्क में दफन हो जाएंगे। निश्चित तौर पे रुद्र प्रताप सिंह जी, आपको क्या लगता है रोहिंग्या मुसलमानों का वैसा तो है नहीं कि एकाएक वो 2-4 दिन में आके बस गए हैं, वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब ये मसला जो है अब नजर आ रहा है, उठता हुआ गर्माता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियां इस पर अपने अपने रिएक्शन भी दे रही हैं। वजह क्या माने, इसे चुनावी माहौल है, इसीलिए चुनावी मौसम है।
नहीं, मुद्दा चुनाव को लेकर तो है ही, इसको तो आप कह ही नहीं सकते कि चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन उससे गंभीर मुद्दा ये है कि वो आ गए, ये समस्या नहीं है। आने के बाद अब हमें क्या करना है, अब उसके बचाव के लिए लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं। हमने कहा कि एक हमारे लिए समस्या थी, वो 80 में आए, आज़ादी के समय आए या 2014 के बाद आए। इससे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो आ गए और उनको बाहर जाने की जो तकनीक है, जो भी तरीका अपनाया रही है सरकार या नहीं सरकार, तो उसमें अलग अलग तरह के लोगों का विरोध क्यों आ जा रहा है। जैसे हाजिम नाजिम जी से आज तक किसी ने तो नहीं पूछा होगा कि आप रोहिलिया हैं या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि वो नहीं है तो कोई क्यों पूछेगा। सवाल ये उठता है कि जब उनको कोई भी व्यक्ति संरक्षित करेगा, कोई समाज करेगा या कोई राजनीतिक दल करेगा, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वो यहाँ आकर के हम लोगों के बीच ऐसे रह रहे हैं। अगर इतनी ज़्यादा संख्या में है तो कोई ना कोई तो उनको संरक्षण दे रहा होगा। तो अगर इस तरह की चीज़ों का अगर कोई भी संरक्षण देगा तो उसके ऊपर अंगुली उठाया जाना लाजमी है, और इसके लिए किसी समाज को दोषी नहीं दिया जा सकता। मैं कह रहा हूँ कि जब बार बार ये बात होती, मुस्लिम समाज को कौन टारगेट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज इसी देश का अंग है और सब लोग एक साथ रहते हैं। हम कहते हैं पैनल पे हमारे हाजिम नाजिम जी बैठे हैं, कोई आज तक अगर इनको किसी ने कहा होगा कि आप रोहिलिया हो या बांग्लादेशी हो तो बताइए, नहीं कहेगा। क्यों कहेगा भाई, ये हमारे बीच के हैं, हमारे साथ के हैं, क्यों हम कहें। लेकिन अगर यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और मुस्लिम्स में इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? नहीं, दिल्ली के मुस्लिम्स में ही इनसिक्योरिटी नहीं है, दिल्ली की महिलाओं में भी इनसिक्योरिटी है। नहीं, अभी नाजिम साहब ने बताया अभी दिल्ली में मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, अलग अलग जगह पर टारगेट भी किया जा रहा है। देखिए, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था देश के गृह मंत्री के पास है। दिल्ली का बच्चा भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है, बच्चियां भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, बुजुर्ग भी नहीं करते, व्यापारी भी नहीं करते, महिलाएं भी नहीं करती, कोई भी नहीं करता। ये तो हम कह ही रहे हैं पहले दिन से। दिल्ली में गैंगस्टर आपके पास आऊंगी, वसूली का काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। कोई व्यापारी कमाना शुरू करता है, गैंगस्टर चल रहे हैं यहाँ पे, खून कर देते हैं, उगाही का काम शुरू कर देते हैं, नहीं देने पे परिवार का परिवार साफ कर दे रहे हैं। किस तरीके का कि ये सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा के मामले में विफल रही है, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे वो दिल्ली की सुरक्षा हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। और जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी का हाथ उठा के और कहे कि मुझे प्रधानमंत्री के चुनाव अभी थोड़ी दिल्ली में विधानसभा चुनाव, और एक बार चलिए रत्नाकर जी की प्रतिक्रिया मुद्दे पे बात कर रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री को बोलते ही आप सुनिए तो थोड़ा सुनने की, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा कैसे होगी, महिला सुरक्षित महसूस कैसे करेगी। एक बलात्कारी को जो 3000 वीडियो मैं आ जाऊंगी सर आपके पास, एक बार रत्नाकर जी प्रतिक्रिया लेते, फिर हन्ना जी भी वेट करें। मैं आ रही हूँ आपके पास, लौट के आ रही हूँ रत्नाकर जी। मुझे थोड़ा 1.5 से 2 मिनट बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, अभी हमारे मित्र जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है ठीक से नहीं करते, और इनकी तो जन्म ही आरोप की राजनीति से हुआ है। आम आदमी पार्टी का मतलब आरोप लगाने वाली पार्टी, और ये 10 साल में पिछले दिल्ली में क्या किया है ये बता नहीं सकते। अब इनको चुप कराएंगी तो मैं बात कर लूँ, ये बोलते रहेंगे तो इसका डिबेट डिस्टर्ब होगा। पता है अमित शाह को, पता हो जाए। चलिए देव मोहन जी वो बात रख ले, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास, भी करके सबके पास आऊंगी। रत्नाकर जी फटाफट जी। देखिए, हमारे ऊपर सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये पंजाब में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला होता है, तब इनका मुंह क्यों चुप हो जाता है भाई? पंजाब में तो आप ही की सरकार है ना। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। तब वहां पे दिल्ली में आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और आरोप लगाने की राजनीति को दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। भाई, जनता ने आपको चुना, चिट्ठी लिखने के लिए चुना कि आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, आईजी को चिट्ठी लिखेंगे, इसके लिए दिल्ली की जनता ने आपको चुना है। दूसरी चीज में आ जाऊंगा, हाजी साहब जो बोल रहे थे अभी कि हम क्या कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से हटाने के लिए, बाहर भेजने के लिए। देखिए, इस रोहिंग्या मुसलमान के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गंभीर और संजीदा है। ठीक है, इसलिए हम इस देश में एनआरसी लागू करना चाहते हैं और कागज मांग रहे हैं कि आप अपनी नागरिकता साबित करिए, और जो व्यक्ति फर्जी नागरिकता लेकर इस देश में बैठा है उसको निकालने का, डिपोर्ट करने का काम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी ही करेगी। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, आज मैं बता दूं आपको कि रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा जो है बहुत गंभीर है इस देश में। झारखंड में देखिए किस तरह से घुसपैठिए आते हैं
और आदिवासी महिलाओं को झांसे में लेकर के और शादी कर देते हैं और वहां पे जमीन के हकदार बन जाते हैं। आसाम में देखिए यही रोहिंग्या मुसलमानों की कुल मुसलमानों की संख्या 28% की आजादी के बाद आज 40% बढ़ जाती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं अपने आप में कि यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसके प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संजीदा है और हर वह सक्षम प्रयास करेगी जिससे कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से डिपोर्ट कर दिया जाए। कुछ लीजिए इनके ये जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए? ये फर्जी वोटर बनाने वालों को सपोर्ट करते हैं, इनका वरद हस्त शामिल है क्योंकि वो वोटर इनके ही हैं, वोट इनको ही देंगे, जिताने का काम इनके यही करेंगे। ठीक है सर। हरनाम जी देखिए, दिल्ली का अगर आप एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास, दे मोहन जी मैं आ रही हूँ मैं आपके पास भी आ रही हूँ। हरनाम जी, दिल्ली में कहा जा रहा है कि मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस कहां गई है? कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है कि अभी भी वो मसले कांग्रेस के पास नहीं है जनता से जुड़ने की? भारतीय जनता पार्टी आखिरी बार 1998 में यहाँ से गई थी, 27 साल हो गए हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। पिछले 15 साल शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की शानदार सरकार जो पूछना है मैं पूछ लूंगी, अपना जवाब दीजिए आप। हाँ। और दूसरी बात, जो मेरे भाई साहब बुद्ध प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि इनको कौन तंग कर रहा है, उनको कौन तंग कर रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों की बात पे है। हम ये कहना चाह रहे हैं, रत्नाकर जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि 40% ये लोग बढ़े हैं और ये इन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया। गृह मंत्री आपने क्या किया है, क्या किया था वो तो जरा बता दीजिए। अरे आपने खुद कहा रत्नाकर साहब कि ये मामले 40% मामला बढ़ गए हैं, तो मैं मानता हूँ आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि इस वक्त देश में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री रत्नाकर जी बात रख ले वो अपनी। रोहिंग्या मुसलमान गलत आता आ रहे हैं, मुस्तकियों को भगा नहीं पा रहे। आपको एक बात बताइए, इस पैनल में सारे लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है बुद्ध प्रताप सिंह जी और रत्नाकर जी जो नहीं कह सकी इलीगल इमिग्रेंट कोई भी है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे पाकिस्तानी हो और किसी देश का हो, उनको डिपोर्ट करना इमीडिएट सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं करती? ये एनआरसी का सपोर्ट करेंगे? एक जवाब दे दीजिएगा सिर्फ, एनआरसी का सपोर्ट करेंगे? इन रोहिंग्या मुसलमानों को देश से भगाने के लिए एनआरसी का सपोर्ट करेंगे? बता दीजिए आपका असलियत सामने आ जाएगी जनता के सामने। इलीगल लोगों को उसके बाद उनको भगा पा रहे हो, फिर आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, आप बात कैसे कर रहे हो? सत्ता किसी और की है? ठीक है, आज डीएम आपका है, चीफ सेक्रेटरी आपका है, बोलिए आप एनआरसी का सपोर्ट करेंगे? आज एनआरसी हम लागू करते हैं तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? आप बता दीजिए, आपकी मंशा साफ हो जाएगी। आरोप लगाने की जगह आप बताइए एनआरसी का सपोर्ट करेंगे तो हम आज क्या उसको लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर उसको करवाएंगे? आप बताइए सपोर्ट करेंगे? उन्हें चले तो बता दीजिए जनता को नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यही रोहिंग्या मुसलमान आपके वोटर है, वोट बैंक है। उन वोट बैंक को नाराज करना आपके लिए हित में नहीं है, इसलिए आप कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। दिनेश जी, दिल्ली में मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। आपको लग रहा है कि इस बार जब एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है तो कहीं ना कहीं वोट कटेंगे, नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को इसका? बिल्कुल मोनिका जी, जो सारी कवायद जो चल रही है ना उसके पीछे एक तरह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका कोर बेस जो है वो हिलता हुआ जब नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को, उसी को लेकर के सारी खलबली है। क्योंकि देखिए 11 सीट्स हैं, उस पर करीब मतलब पूरे एक दशक से, मतलब 2 बार से 2 टर्म से और लगातार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहा है। जैसे 11 सीट में करीब 9 सीट जो है जहाँ तक मेरी जानकारी में, तो वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी की बस रही है। इस बार एएम की एंट्री करने के बाद में और दूसरा साथ साथ बीएसपी की एंट्री के बाद में, और जैसे कि मतलब जैसे मान के चलिए जमुना पार जो दिल्ली है तो उसकी तरफ खासकर जो इनके वोटर्स हैं, तो कोर वोटर्स जो हैं दलित हो गए और मुस्लिम हो गए। तो इन दोनों के ही बीच में एक तरह से कहीं ना कहीं सेंधमारी इन दोनों के द्वारा हुई और उसको लेकर के इन्होंने एक तरह से कि जैसे समाजवादी पार्टी जो है उनसे सहयोग मांगा और उस तरीके से कि मतलब कि दीदी जो है ममता बनर्जी उनसे सहयोग मांगा, जबकि दीदी का ऐसे कोई यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा वर्चस्व या वजूद नहीं है। लेकिन उनको लेकर के कि एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से कि हाँ ठीक है कि मतलब बांग्लादेशी मुसलमान जो है उनके हम खैर ख्वाह हैं, उनके शुभचिंतक हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो ये चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिम वोटर्स हों चाहे हिंदू वोटर्स हों चाहे कोई भी वोटर्स हों, तो सब वोटर्स की दरकार जो है सभी पार्टीज को है। लेकिन एक उसको सिंबलाइज इस तरीके से करके या उस तरीके से करके मतलब पोलराइज करने की बातचीत, तुष्टिकरण की बातचीत करें तो वो टोटली गलत है। और उसको लेकर के जैसे इन्होंने जैसे आम आदमी पार्टी की स्पेशली एक योजना का जिक्र करना चाहूँगा कि मौलवियों को सैलरी देने की बातचीत की गई। तो सैलरी या मतलब कि जैसे कि उनको जो भी राशि देने का, सम्मान राशि देने की बातचीत की गई। भाई चुनाव जब नजदीक आया तब आपने उठा करके ठीक है उठा करके बाद में ग्रंथी और पुजारी जो थे उनको देने की बातचीत भी कर ली, उससे पहले क्यों नहीं किया? और जबकि वो बेचारे जो मौलवी जो थे उनको पहले भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड या किसी और द्वारा किसी जगह से कुछ मिल रहा था,
उस पर आपने और कुठाराघात किया। कैसे किया? क्योंकि 17 महीने आप सैलरी अनाउंसमेंट आपने कर दी, लेकिन बाद में जैसे कि 17 महीने से उनको बेचारों को सैलरी नहीं मिल पाई, तो कैसे उनका घर चलेगा, क्या चलेगा, ये सोचने की बातचीत है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो योजना है वो कार्यान्वित कैसे होंगी, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उनके लिए आप धन जो है उसका कैसे जुटाने का काम करेंगे, वो देखने की बातें हैं। एक आपका जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है, उसका अगर बजट मात्र 4000 करोड़ रुपए है और उसमें योजनाओं की आप अनाउंसमेंट करते हैं 20,000 करोड़ के, तो ये बताएं कि कैसे जनता को मूर्ख बना करके और किस तरीके से आकर के आपके मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो रहे पहले संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, तो आकर के सिर्फ एक काम करते हैं, चुनाव से एंड टाइम पहले आके बताते हैं कि ठीक है मैं एक काम ये नहीं कर पाया, दो काम वो नहीं कर पाया, अगली बार फिर मौका दें, जिससे कि मैं आकर के फिर दोबारा एक बार करने की कोशिश करूंगा, नहीं आ पाता अगली बार फिर मुझे वोट नहीं करना। यही चीजें चल रही है और उसके अलावा कोई जो मुद्दे में सब गौण है मोनिका जी। ठीक है देव मोहन जी, आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि सिर्फ चुनावों से पहले तमाम स्कीम याद आती है। वक्त तो आपके पास बहुत लंबा चौड़ा, तो तब क्यों नहीं कर दिया आपने तमाम दलों का भला? आप यहाँ पर पुजारियों की बात कर रहे हैं, आप ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा ये भी आरोप है आपके ऊपर कि जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से इस पर एक्शन नहीं लिया गया। इसकी वजह से जो दिल्ली वासी हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकार जो हैं वो बटे हैं, जो चीजें सिर्फ उनको मिलनी चाहिए थी स्पेसिफिकली, वो भी कहीं ना कहीं बची हुई नजर आई हैं। देखिए, अभी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी ने बताया कि कौन कौन से रास्ते से रोहिंग्या मुसलमान भारत देश में आते हैं। 10 सालों से वो इन्हीं रास्तों से आ रहे हैं। इनके बीजेपी वालों को पता भी है, तो भी अपने गृह मंत्री तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं और उनको रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले रोहिंग्या करते कहीं भी किसी भी स्टेट में पहुंच जाते हैं। हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को लाती है और चुनाव से पहले वही आपके पास काउंटर कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता सेवा की राजनीति देख चुकी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, सीसीटीवी जैसे काम देख चुकी है। हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उसमें वादे पूरे करने का काम केजरीवाल जी ने किया है, और अब अगले 5 साल क्या वादे कर रहे हैं, हम आने वाली सरकार में हम क्या देंगे वो हम लोगों को बता रहे हैं। इसमें लेट और जल्दी का कोई मतलब ही नहीं है। हम बता रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए की सम्मान राशि देंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना देने का काम करेंगे, हम ग्रंथियों को और जारियों को 18,000 रुपए उनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चुनाव से पहले कह रहे हो या चुनाव के बाद कह रहे हो, हम 5 साल का अपना एजेंडा रख रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने और बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या काम किया। रोहिंग्या मुसलमान को रत्नाकर सिंह जी से पूछताछ होनी चाहिए, हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लेना चाहिए, वो बता देंगे बक्करवाला में उन्होंने कहा रोहिंग्या मुसलमान थे। ठीक है, चिल्लाने से क्या होगा? ये बताएं कि चाइना ने 2 गांव बसा लिए लद्दाख, क्यों बसा लिए? कौन सुना था चाइनीज गांव बसने लग गए इंडिया। ठीक है, इस तरीके की झूठ फैलाने वाली घटिया राजनीति मैं जवाब दे दूं इनका। चलिए रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं सर। देव मोहन जी रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी, थोड़ा वक्त की कमी है। अभी मेरे भाई ठीक है, रात में कह रहे थे इनका लैंड यूज चेंज करके हर प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया नहीं, ऊपर से आरोप लगाने की राजनीति चीजें करने का काम करते हैं। 10 साल रत्नाकर सिंह को पता है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पे झूठे आरोप लगाने का काम किया। आज आपने नहीं जनता या आपको पता है 2 जगह बताइए आपने कहा। अच्छा रत्नाकर जी, ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विकास के नाम पर बीजेपी क्यों नहीं लड़ पा रही है चुनाव? खाली आम आदमी पार्टी को इस सवालों के घेरे में क्यों ले रही है? नहीं, ये विकास का नाम महिलाओं को गाली देते हैं, 10 सालों में अंजलियों को गाली देते हैं, क्या किया है विकास के नाम। देव मोहन जी बोल लेने दीजिए उनको, और भी लोगों ने भी शामिल करना है चर्चा में। वक्त की थोड़ी कमी है सर, प्लीज रत्नाकर जी फटाफट से। देखिए अभी ये सम्मान राशि की चर्चा बहुत जोर शोर से कर रहे थे और ये वादा करते हैं। अभी देखिए 2100 कह रहे हैं कि सम्मान राशि दिल्ली में देंगे, वहीं पे 2.5 साल से इनकी सरकार पंजाब में है और 1000 महिलाओं को देने का वादा किया था, वो पूरा क्या आपने किया? क्या नहीं किया। झूठे वादे करने में इनका महारत हासिल है। और मौलाना लोगों को पिछले 17 महीने से उनको जो राशि देने की घोषणा की थी इन्होंने, वो तो मिली ही नहीं। और जो है ग्रंथियों को ये महीना देने की बात कह रहे हैं। तो इतनी झूठी पार्टी पूरे देश में कहीं नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमने बिजली, पानी, शिक्षा के लिए काम किया। भाई आपने 500 स्कूल खोलने के वादा किया था, एक भी स्कूल खोला तो बता दीजिए।
24 कॉलेजेस खोलने के बाद किए थे, एक भी कॉलेज खोले हो तो बता दीजिए। ठीक है। 20 हॉस्पिटल खोलने का बात किया था, एक भी नया हॉस्पिटल खोलने का काम किया तो बता दीजिए। आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि 1000 सरकारी स्कूलों में 800 प्रिंसिपल नहीं है, 22,000 शिक्षकों की भर्ती क्यों खाली है? ये दिल्ली की जनता पूछ रही है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आपके कहाँ गए वो वादे? यमुना साफ करेंगे, कूड़े के मैदान को, कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, कहाँ गए आपके वादे? दिनेश जी, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का जोर नजर आता है आपको? दिनेश जी जी बिल्कुल नजर आता है मोनिका जी। देखिए 2-3 प्रश्न मेरे थे जिसके लिए मैंने बीच में आपको थोड़ा रिक्वेस्ट किया था। तो देखिए सबसे बड़ी बातचीत है कि दिल्ली में जैसे जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी क्यों है, इसका मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि पिछले जैसे कि 3 बार से 2013, फिर उसका 2015, फिर 2020 और अब 2025 आ गया। तो मैंने ये कहा था कि ठीक है, ये अपने तरीके से अपना विजन पेश करे, आम आदमी पार्टी बेहतरीन तरीके से विजन पेश करे, अपने काम के बारे में जो है उसका उल्लेख भी करे। लेकिन अगर ये आकर के बोले कि मैं 5 साल में जो मैंने बोला वो डिलीवर नहीं करता है, एक बार और मुझे मौका दीजिए, आकर के इस बार अगर नहीं किया तो दोबारा मुझे वोट मत दीजिएगा, तो ये कहने की बातचीत जो है वो समझ में नहीं आती। दूसरा देखिए कि जैसे अगर इनको ज्यादातर अपने जो विधायक हैं उनकी सीटें बदलनी पड़ेगी और इनके मुख्यमंत्री उनको मतलब की एक तरह से सुरक्षित सीट थी उसको बदल करके जंग पुराना पड़ा, तो अपने आप में एक तरह से चिंता का विषय है। और तीसरी बात इसके अलावा देखिए मेन जो इन्होंने बताया तो बताने की जैसे कि जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं उनका उतना अगर बजट नहीं है तो उससे 4 गुना बजट बढ़ा के किस तरीके से कौन सी जादुई छोड़ी से है और दिल्ली में डिलीवर करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। और दूसरा मतलब कि 5वीं चीज अगर बताएं तो सुख सुविधाएं जैसे उनको पानी को लेकर, जैसे पानी की मूलभूत सुविधा जो है वो पानी जो है उस तरीके से साफ पानी देने में, डिलीवर करने में नाकाम रही सरकार। और जबकि ये बताया था कि मैं जैसे आऊंगा तो टोटी में से आप नल में हाथ लगा के और चाहे ओक लगा के पानी पी लीजिएगा, आप दोबारा फिर वही चीज बता दी। तो पिछले 3 बार से लगातार ये चीज करते हैं, ना कूड़े का भार हटा, ना प्रदूषण हटा, ना वो कुछ है। तो ये देखिए जो चीज डिलीवर कर पाए, 3 चीजें बोले, 3 चीज डिलीवर करें। ठीक है। अरे अपनी सरकार को कर्जे में धकेल दे वो चीज ठीक ठाक थोड़ी है। ठीक है, ठीक है। हरनाम सिंह जी जल्दी से। देखिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने विकास का मॉडल किया है, तो इनका पिछला 28 पॉइंट्स का इनका मैनिफेस्टो है, उसके पहले से लेकर 28 पॉइंट तक एक भी इन्होंने वायदा जो दिल्ली की जनता से 2020 में किया था एक भी नहीं पूरा किया है। आप उस मैनिफेस्टो को खोल लीजिए, अपने आप को पीसीआर को बता देंगे, चाहे जन लोकपाल का मुद्दा हो, चाहे कॉलेज खोलने के मुद्दे हो, चाहे नए स्कूल बनाने के मुद्दे हो, चाहे फ्लाईओवर बनाने का मुद्दा हो, चाहे सरकारी नौकरी देने का मुद्दा हो। आज 5 साल 10 साल की सरकार के बाद इनको महिलाओं को केवल ये 2100 का झुंझुना दिखा रहे हैं जो कि देंगे नहीं। अच्छा हरनाम जी, ये भी कहा जा रहा है कि चलिए आम आदमी पार्टी झुंझुना दिरी रेवड़ियां बांट रही है और आप उससे भी बड़ी बड़ी स्कीम्स दे रहे हैं, ये कहां से प्रैक्टिकल हो जाएंगी? जब आम आदमी पार्टी जो कुछ कह रही है वो इम्प्रैक्टिकल है, उसके लिए बजट नहीं होगा, तो कांग्रेस जिस तरह की स्कीम्स लाने की बात कर रही है किस आधार पर? मैं वही बात कह रहा हूँ कि इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वायदा कर, अगर सरकारी नौकरी महिलाओं को मिलती, टीचरों को मिलती, जो गेस्ट टीचर बैठी थी तो उनको 2100 रुपए की जरूरत नहीं थी। आज क्योंकि 10 साल में उनकी हालत खराब हो गई, दिल्ली का बजट सरप्लस में होता था एक जमाने में, जल बोर्ड फायदे में था शीला दीक्षित के समय में, डीटीसी फायदे में थी, डीएसएफडीसी फायदे में था, डीएफसी फायदे में था, दिल्ली टूरिज्म फायदे में था। आज ये तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स है सभी गादे में, डेफिसिट में है और इनके एम्प्लॉइज की तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। तो ये सब एक मैनेजमेंट करने की बात है कि टैक्स को कैसे इंक्रीज करना है, क्योंकि दिल्ली में जितने हेडक्वार्टर्स है सारी कंपनीज के वो ज्यादातर दिल्ली में है, तो उसके टैक्स का रेवेन्यू इनको दिल्ली का बजट हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी के टाइम में नहीं है। नाजिम साहब थोड़ा जल्दी से जी। देखिए एक समन्वय बनाने की जरूरत है, कांग्रेस ने दोनों समन्वय हमेशा दिया है, पहले वो स्कीम्स भी दी है। हरनाम जी वक्त की थोड़ी कमी है, प्लीज 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 प्लीज। हाँ मोनिका जी, देखिए हरनाम जी ने एक जिक्र करा था, यहाँ पे मौलाना साद साहब का जिक्र करा था। देखिए कोरोना काल की मुझे याद आ गई, जहां पर एक तबलीगी जमात के आंकड़े होते थे, दूसरी तरफ पूरे भारत के आंकड़े होते थे। तो देखिए तबलीगी जमात के यानी कि मुसलमान तो हमेशा टारगेट पर है, फिर भी मुस्लिमों की वोट चाहिए। मुसलमानों के बारे में कोई भी रहनुमाई नहीं करने वाले, लेकिन हाँ मुसलमानों की वोट चाहिए इन लोगों को। और एक चीज और हाँ एक चीज और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम होगा एकजुट रहेगा, लेकिन आपकी नाराजगी तो आम आदमी पार्टी के प्रति भी दिखाई दे रही है और कांग्रेस के प्रति भी दिखाई दे रही है, बीजेपी का तो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो एकजुट कहाँ है? वोट तो लग रहा है कटेगा जमकर। नहीं मोनिका जी, देखिए मुसलमान ने अपना पूरा मन बना लिया कि एकजुट होकर वोट करेगा, देश हित के लिए बात करेगा, दिल्ली के मजबूताई के लिए करेगा, दिल्ली के अहम मुद्दों को लेकर भारत में दिल्ली का करेगा, जिसके लिए। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 तारीख को मतदान होना है, वोटिंग होनी है और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे, पता चल ही जाएगा कि दिल्ली की जनता के दिल में आखिर है क्या और दिल्ली की
दिल्ली में एक बार फिर से कौन राज करता है, क्या एक बार फिर से कमबैक होता है आम आदमी पार्टी का, या फिर मौका मिलता है बीजेपी और कांग्रेस का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।